हेलो बच्चों, आप देख रहे हो नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, और आज जो हम स्टार्ट कर रहे बेटा एक न्यू लेसन चैप्टर नंबर 3 और लेसन का नाम है बेटा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ यहाँ पर हम बेसिकली कौन से टॉपिक जो है वो कवर अप करने वाले, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, कि ये इनहेरिटेंस क्या होता है एंड वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, इसका रिलेशन जेनेटिक के साथ में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होता है, ये सब हम अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ने वाले। ठीक है, और देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, मतलब जो मेंडल जो सक्सेस हुआ उसके क्या रीज़न थे। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर जो जो पॉइंट्स बोलने वाला हूँ आप ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें सुनोगे बेटा। ठीक है, ये पहला चैप्टर है इसलिए ध्यान से समझना कि कौन सी चीज़ें कहाँ से कैसे आती है बेटा। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर का नाम है हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ये इनहेरिटेंस क्या होता है और उसका रिलेशन वेरिएशन के साथ में क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो तो आपके स्क्रीन पर डेफिनेशन एक लिखी हुई है कि हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज हेरिडिटी। ओके बच्चों, मतलब इनहेरिटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो सुनो, क्या ये सबसे पहले आप समझ लो बेटा कि ये जनरेशन टू जनरेशन का मतलब क्या होता है। जनरेशन टू जनरेशन का मतलब क्या होता है, एक हमारे दादाजी थे, ठीक है, दादाजी के बाद में पापा, ठीक है, और पापा जी के बाद में हम और हमारे बाद में हमारे बच्चे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एक दादाजी वाली जो जनरेशन थी, अब दादाजी से पेरेंट्स हुए मतलब पापा जी हुए, राइट, तो एक जनरेशन हो गया। अभी पापा जी से हम लोग हुए तो एक नई जनरेशन हुई, फिर हमारे से हमारे बच्चे हो गए, फिर एक जनरेशन हो गई, फिर उनके बच्चे के बच्चे हो गए, फिर एक जनरेशन। तो ये जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जीन, जीन मतलब होता है कैरेक्टर, मतलब डीएनए। ठीक है, जो डीएनए का ट्रांसफर होना मतलब जीन का ट्रांसफर होना। जीन नाम याद कर लो बेटा, जीन का मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होना। ठीक है, इसी चीज को अपन बोलते हैं बेटा हेरिडिटी, मतलब इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे ये हमारे दादाजी है, ठीक है, अब दादाजी के जो कैरेक्टर है वो हमारे पापा में आए, राइट, तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन, समझा। अब ये जो हमारे पापा के जो कैरेक्टर आए वो हमारे में आए, ठीक है, तो एक नई जनरेशन बन गई। और हमारा जो मतलब हमारे जो कैरेक्टर है वो हमारे बच्चों में हो गई, तो एक नई जनरेशन बन गई। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब जो जीन का ट्रांसफ़र है, जीन का मतलब होता है कैरेक्टर, तो जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना है, उसी को अपन बोलते हैं बेटा इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये जो इनहेरिटेंस का दूसरा नाम होता है हेरिडिटी। क्या होता है, हेरिडिटी। अब इसका कैसा कोरिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, क्या होता है कि अपन बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि जैसे पेरेंट्स, ठीक है, अब ये पेरेंट्स जो है वहाँ कुछ पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम थी, मान लो कि जो पेरेंट्स है कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, अब वही प्रॉब्लम जो है वो बच्चे में आ गई,
ठीक है। और जो बच्चे में जो प्रॉब्लम थी वही उनके बच्चों में भी आ गई। मतलब अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी पहले जनरेशन में मतलब दादाजी को थी, दादाजी से पापा में आई और पापा से फिर बच्चे में आई। मतलब कहीं ना कहीं वो बीमारी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन फैलते जा रही है। तो वो जो फैलना मतलब जो होता है, मतलब वहाँ का जो इंफॉर्मेशन है, वहाँ के जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर लगातार यहाँ पर ट्रांसफर होना, समझा? उसे अपन बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। मतलब इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों क्या बेटा? एक ही है, समझा? तो हमारे पापा के जो कैरेक्टर है, वो पापा के कैरेक्टर या हमारे जो मम्मी के कैरेक्टर है, मतलब मदर और फादर के कुछ कैरेक्टर जो है वो हमारे में आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके जो कैरेक्टर है, उनके जो जीन है, वो हमारे अंदर ट्रांसमिशन हुए, ठीक है। तो उनकी जनरेशन से हमारे जनरेशन में कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। तो उनके डीएनए जो है हमारे डीएनए में क्या होगा? ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं हेरिडिटी। आई होप आपको समझ में आ गया कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना मतलब क्या होता है? हेरिडिटी होता है। हमारे माँ बाप के कैरेक्टर हमारे में आए, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। सिंपल है, ओके। नाउ अब आता है वेरिएशन। क्या है ये? वेरिएशन। अब ये वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का सिंपल मतलब होता है चेंजेस, बदलाव, कुछ अलग, ठीक है। अब इसका क्या हम यहाँ पर मीनिंग है? देखो, हमारे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे में आए, ठीक है। जैसे पापा के जैसे बाल वैसे हमारे हेयर जो है वैसे सेम टाइप के कुछ दिखे, या पापा के या मम्मी की जो आंखें है वही आंखें हमारे से मिल रही है। मतलब कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर है वो हमारे से मिलते हैं, ठीक है। पर जैसे उनकी शक्ल सूरत है वैसे ही शक्ल सूरत क्या हमारी है? जैसे क्या हम उनकी कार्बन कॉपी है क्या? जैसे हमारे पापा दिखते हैं वैसे ही हम पापा के समान सेम टू सेम दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। कुछ चेंजेस है या नहीं है? यस। तो वो जो चेंजेस जो दिखते हैं, जैसे मान लो कि पापा जो है वो ऊंचे हैं पर हम ऊंचे नहीं हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे उनके शक्ल जो है वो एग्जैक्ट जैसी है वैसे हमारी शक्ल है क्या? क्या हम जुड़वा जैसे दिखते हैं क्या? नहीं। पर कुछ कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर हमारे अंदर आए, पर उनके कैरेक्टर में और हमारे कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने मिले, और उन्हीं चेंजेस को अपन बोलते वेरिएशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई कि ये इनहेरिटेंस क्या होता है, ये वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो पापा के कैरेक्टर बच्चे में आना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना मतलब होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पापा का कैरेक्टर बच्चे में आया, इनहेरिटेंस। लेकिन वो जो पापा के जो कैरेक्टर बच्चे में आए तो क्या वो सेम टू सेम है क्या? मतलब जैसे पापा दिखते हैं वैसे ही बेटा दिखता है क्या? नहीं दिखते। जैसे मम्मी दिखती है वैसे ही बच्चे दिखते हैं क्या? नहीं। मतलब जैसे शक्ल सूरत पेरेंट्स की होती है वैसे ही बच्चे की नहीं होती, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, और उसी चेंजेस को अपन बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यही हमारे चैप्टर का नाम है, समझा बच्चों? ओके, नेक्स्ट। अब बात करें कि ये जो जेनेटिक वाला जो काम है, जो जेनेटिक का जो जेनेटिक होती है तो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन चेंजेस होती है। मतलब एक टाइप के कैरेक्टर जो है वो दूसरे टाइप के कैरेक्टर में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट बताने वाले जो इंसान थे वो थे ग्रेगर मेंडल। क्या थे? ग्रेगर मेंडल। ये जो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं ये है ग्रेगर मेंडल। और ये जो इंसान है, ये इंसान ने बेसिकली एक टेक्निक बनाकर एक क्या बोलते हैं उसको डिटेल में स्टडी करके हमको ये सब बताया कि भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन भी होता है। मतलब कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे में आते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता। ये सब बताने वाले जो इंसान थे वो थे ग्रेगर मेंडल, समझा। और ये जेनेटिक के बारे में इन्हें डिटेल में स्टडी किए थे, ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, ठीक है। ग्रेगर मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक के पितामह,
ठीक है। जेनेटिक के पिता मतलब फादर ऑफ जेनेटिक किसके कहते हैं? ग्रेगर मेंडल, ठीक है। अब ये ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक क्यों बोला जाता है वो तो आगे अपन देखने वाले हैं, ठीक है। चलो फिलहाल क्या है यहाँ पर देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में ग्रेगर मेंडल फर्स्ट गिव द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। मतलब ग्रेगर मेंडल वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक्यूरेटली एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी कमी के एक्यूरेटली एक्सप्लेनेशन दिया। किसके बारे में? हेरेडिटी मतलब इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म में। भाई इंफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये है जिनका ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो ये बिना किसी त्रुटि के एक्यूरेटली एक्सप्लेनेशन देने वाले इंसान थे। पर उस टेक्निक का नाम क्या था? उस टेक्निक का नाम था हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब यहाँ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जीन का ट्रांसफर हुआ, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हुआ। तो ये किस टेक्निक से उन्होंने करके बताए? उस टेक्निक का नाम है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये? हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होता है वो मैं आपको सिंपल वे में आपको बताता हूँ, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना कि ये हाइब्रिडेशन टेक्निक क्या होती है। देखो क्या होता है बच्चों, मान लो कि कोई एक प्लांट है, ठीक है। ये कोई एक, मान लो कि कोई ऐसा एक प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट जो है ना बेटा, ये है बहुत टॉल। टॉल मतलब क्या होता है? ऊंचा, ठीक है। और एक प्लांट है जो बहुत छोटा है। छोटा का मतलब क्या होता है? हाइट कम। उसे अपन यहाँ पर बोलेंगे डॉर्फ, ठीक है। ये वाली जो टर्म्स है बेटा ये पूरे चैप्टर भर आपको याद करना है। टॉल, ठीक है। टॉल मतलब होता है ऊंचा और डॉर्फ मतलब होता है ठिंगना, मतलब छोटा। चलो इतनी बात समझ में आई तो ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो टॉल और ये जो डॉर्फ है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम एक नया कैरेक्टर जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो नया कैरेक्टर क्या हो कि वो ज़्यादा ऊंचा भी ना हो और ज़्यादा नीचा भी ना हो, मतलब मिडल वाला हो। ऐसा कैरेक्टर हमें डालना है यहाँ पर। तो हमको अगर ये नया कैरेक्टर बनाना है, नया जीव बनाना है, तो फिर नया जीव को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ कैरेक्टर टॉल के लेना पड़ेगा और कुछ कैरेक्टर डॉर्फ के लेना पड़ेगा और उन्हें कराना पड़ेगा क्रॉस। क्या कराना पड़ेगा? क्रॉस। मतलब मान लो कि एक मेल है और एक फीमेल है और उनका होगा क्रॉस, तो क्रॉस होगा तभी तो बच्चा होगा। बच्चा मतलब क्या होता है? चाइल्ड, ठीक है। हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑफस्प्रिंग। क्या बोलेंगे इसके? ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बच्चे को अपन यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बोलेंगे या फिर उसको प्रोजेनी बोलेंगे, ठीक है। बच्चे को यहाँ पर प्रोजेनी बोलेंगे या ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो जब मेल और फीमेल, ठीक है, मतलब फादर और मदर का जब क्रॉस होगा तभी क्या होगा? बेबी बनेगा, ठीक है। अब ये जो बेबी बना तो जैसे कुछ माँ के कैरेक्टर और कुछ पापा के कैरेक्टर उस बच्चे में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसे अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? प्लांट्स पे यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किए, प्लांट्स पे। हालांकि उन्होंने जब रिसर्च किए तो रिसर्च बहुत सारे प्लांट्स पे किए उन्होंने, ठीक है, लेकिन उन्हें सफलता सिर्फ एक ही प्लांट पे मिली और वो प्लांट का नाम है पी प्लांट। कौन सा? पी, मतलब जो मटर आपने देखे होंगे ना, मटर। तो जो मटर का जो पेड़ है, ठीक है, मटर फली का जो पेड़ है उसी में इन्हें सफलता मिली। पी प्लांट पे उन्होंने जब पूरा का पूरा ट्रीटमेंट किया, उसे समझा, उसके टेक्निक को समझा, तब उन्होंने जाना कि भाई हाँ, पी प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर बहुत टाइप के ऐसे कैरेक्टर देखेंगे। कई टाइप के ऐसे कैरेक्टर देखने मिलते हैं वहाँ पर। 1, 2, 3 या 4 कैरेक्टर नहीं, टोटल 7 टाइप के कैरेक्टर देखने मिलते हैं बच्चों। कितने? 7 टाइप के कैरेक्टर देखने मिलते हैं सिर्फ एक पेड़ पे, समझा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? सिर्फ पी प्लांट को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, ठीक है। किसी ने अगर पूछा कि वाई पी प्लांट आर सिलेक्टेड इन मेंडल, मेंडल ने क्यों पी प्लांट सिलेक्ट किया? मेंडल ने पी प्लांट इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वहां पर डिफरेंट टाइप के
कैरेक्टर देखने मिल रहे थे। टोटल कितने टाइप के कैरेक्टर देखने मिल रहे थे? 7 टाइप के कैरेक्टर देखने मिल रहे थे। अब वो कैरेक्टर कौन से वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो ग्रेगर मेंडल ने जब एक्सप्लेनेशन जब बताया कि भाई इनहेरिटेंस जैसा मैकेनिज्म होता है, तो एक्यूरेटली बताया, तो किस टेक्निक से बताया उसने? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बताया। समझा? देखो इसको और एक वे में अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। ये हाइब्रिडेशन टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ है समझो टमाटर का, ठीक है। दोनों पेड़ टमाटर के हैं, ठीक है। पर एक पेड़ जो है उसमें क्या है, बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, और एक पेड़ में ना बहुत कम टमाटर है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि वो जो बहुत कम जो टमाटर है उसमें ज़्यादा टमाटर जो है वो लगे, मतलब ज़्यादा फल वाले टमाटर वहाँ पर लगे। तो हम क्या करेंगे पता है, कि कुछ कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा टमाटर वाले रहेंगे, और कुछ कैरेक्टर जो रहते हैं वो छोटे वाले टमाटर में डाल देंगे, और उसका क्या करवाएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो ऑलरेडी जो नया वाला जो प्लांट बनेगा, नया प्लांट जो बनेगा आपको, वो जैसा हम चाहते हैं वैसा प्लांट्स हम क्या चाहते थे कि भाई ऐसा प्लांट मिले जहाँ पर टमाटर और ज़्यादा हो। तो क्या हुआ कि हमने उस टमाटर के जो कुछ कैरेक्टर जो है यहाँ पर डाल दिए, और उनको क्या करवा दिए, क्रॉस करवा दिए, ठीक है। और क्रॉस करवाने के बाद में जो नया जो जनरेशन मिला, मतलब नया जो प्लांट्स मिला, वो बिल्कुल जैसा हम चाहते थे, डिजायर प्लांट जैसा चाहते थे वैसा प्लांट हमको देखे मिलता है। समझा? और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से होता है? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की वजह से होता है, ठीक है बच्चों। और ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कैसे करवाते हैं प्लांट्स में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर पे होगा वो, ठीक है। कि यहाँ पर इसको हाइब्रिडेशन करने की भी टेक्निक होती है, उसे क्रॉसिंग करवाना बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे क्रॉसिंग होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल बस आपको इस पॉइंट में, यहाँ पर जो स्क्रीन पे जो पॉइंट है वो पॉइंट इतना बोला है कि ग्रेगर मेंडल वो इकलौती ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक्यूरेटली एक्सप्लेनेशन दिया इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को समझने के लिए। और किस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उन्होंने? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, ठीक है बच्चों। नाउ अब यहां पर आप देखोगे इनहेरिटेंस ऑफ द 7 ट्रेट्स इन गार्डन pea plant were studied individually, one at a time or in a combination of 2 or 3 character at a टाइम। क्या बोल रहा है? देखो बेसिकली उन्होंने जो ग्रेगर मेंडल जो थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उन्हें सफलता सिर्फ एक ही प्लांट पे मिली, वो भी था पी प्लांट, ठीक है। क्यों? क्योंकि पी प्लांट में 7 टाइप के कैरेक्टर देखने मिलते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर को अपन यहाँ पर बोलेंगे ट्रेट्स। क्या बोलेंगे? ट्रेट, ठीक है। जहां पर अब ये बेसिकली क्या होता है, 7 टाइप के कैरेक्टर यहाँ पर देखने मिलते हैं पी प्लांट में, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब ये जो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये है हमारा पी प्लांट, ठीक है। ये है हमारा पी प्लांट, ठीक है। अब ये पी प्लांट में आप देखोगे ना, तो ये 7 टाइप के ट्रेट्स देखने मिले। ट्रेट्स मतलब 7 टाइप के कैरेक्टर देखने मिले थे हमें यहाँ पर, ठीक है। अब वो 7 टाइप के कैरेक्टर कौन से थे? पहली बात तो सीड का शेप, ठीक है। पहला अगर आप देखोगे सीड शेप, सीड मतलब क्या होता है? बीजे। देखो ये जो आपको जो दिख रहा है ये है सीड, ठीक है। तो ये सीड जो है ना बेटा, ये 2 टाइप के देखने मिले यहाँ पर। पहला तो कुछ सीड का जो शेप था वो राउंड शेप था। कैसा था? बिल्कुल राउंड शेप का था, ठीक है। और कुछ शेप देखने मिले जो रिंकल टाइप के मिले। रिंकल का मतलब क्या होता है कि जैसे नहीं क्या, कुछ जो दाने रहते हैं तो 4-5 दिन हमने वो दाने रखे तो दाने बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसे अपन कहते हैं रिंकल, ठीक है। तो कुछ पेड़ में ऐसा पाया गया कि कुछ शेप जो था वो राउंड शेप का था सीड, और कुछ सीड तो थे वो कैसे थे? रिंकल थे, ठीक है। ओके। दूसरा उन सीड का कलर है ना, कुछ सीड के कलर जो थे वो ग्रीन थे। जैसे इस अगर आप प्लांट पे देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन टाइप के सीड के कलर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सीड के कलर जो है वो येलो भी होते हैं। कैसे? येलो भी होते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा टाइप का कैरेक्टर हो गया। तीसरा जो पॉड का जो शेप था, पॉड मतलब क्या होता है? ये जो मटर की जो फली है, तो ये मटर के फली के ऊपर में जो छिलका है वैसे अपन कहते हैं पॉड। क्या कहते हैं? पॉड। तो उस पॉड का जो शेप था वो था इन्फ्लेटेड। कैसा था? इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। और कुछ कैसे थे? कॉन्स्ट्रक्टेड। अरे कॉन्स्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो दाने हैं,
ठीक है ना। तो ये दाने पे ऐसा चिपके हुए ऐसे मटर की फली थी, ठीक है ना। तो कुछ शेप जो थे वो इन्फ्लेटेड थे, बिल्कुल सीधे रहते थे, और कुछ जो थे उस पर सिकुड़े टाइप के, समझा। और कुछ जो पॉट के जो कलर थे कुछ, तो यहाँ पर ग्रीन, जैसे यहाँ पर जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉट के कलर थे जो कि येलो देखने मिले। कैसे? येलो, ठीक है, ओके। कुछ जो पी प्लांट का जो फ्लावर था, कुछ पी प्लांट के फ्लावर का जो कलर था वो पर्पल के थे, और कुछ वाइट कलर के थे, कुछ वाइट, कुछ पर्पल कलर के थे। मतलब कुछ ऐसे पेड़ थे जहाँ पर जो फ्लावर का जो कलर था वो पर्पल देखने मिला था, और कुछ ऐसे फ्लावर थे जहाँ पर वाइट देखने मिले थे, ठीक है ना। और जहाँ ये जो फ्लावर का जो है लोकेशन, कुछ पेड़ पे जो है वो एक्सिस पे पाया गया था, ऐसे ऐसे यहाँ पर फ्लावर पाया गया था, ठीक है। और कुछ फ्लावर जो है तो वो बिल्कुल जो एंड है ना, इसे अपन टर्मिनल बोलते हैं, यहाँ पर देखने मिला था। जैसे आप यहाँ पर देखोगे पेड़ पे, देखो ये पेड़ की एक्सिस है ना, तो कुछ फ्लावर इधर देखने मिले, कुछ एक्सिस पे ऐसे देखने मिले, कुछ ऐसे देखने मिले, ठीक है ना। तो इसे अपन बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। और कुछ फ्लावर जो है देखो बिल्कुल एंड पे देखने मिल रहे हैं, देखो ये एंड पे टर्मिनल, देखो ये तो हो गए एक्सिस। तो देखो एक्सिस पे कोई भी फ्लावर नहीं है, बिल्कुल एंड पे फ्लावर है ये, राइट। और कुछ प्लांट्स की हाइट, 7 टाइप का कैरेट था प्लांट की हाइट। कुछ प्लांट्स की जो हाइट थी बहुत टॉल थी, टॉल मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा था, और कुछ जो था वो शॉर्ट था, शॉर्ट का मतलब होता है डॉर्फ, ठीक है। तो ऐसे टोटल 7 टाइप के कैरेक्टर जो है यहाँ पर देखने मिले थे, किसमें? पी प्लांट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर देखने मिले थे पी प्लांट में, इसीलिए मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही चूज किया, समझा। और यहाँ पर जो पॉइंट में बोला है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ द 7 ट्रेट, मतलब 7 टाइप के जो कैरेक्टर देखने मिले थे गार्डन में पी प्लांट में, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि स्टडी किया, ठीक है। स्टडी कैसे किया? इंडिविजुअल, 1 एट अ टाइम, मतलब एक समय में एक ही पेड़ को उन्होंने स्टडी किया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? कॉम्बिनेशन 2 और 3 कैरेक्टर एट अ टाइम, और एक समय में 2 या 3 ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन करके भी देखे। मतलब सिंगल प्लांट की भी उन्होंने स्टडी किया डिटेल्स में, और 2 या 2 से ज़्यादा पेड़ों को जोड़कर, ठीक है, एक नया कैरेक्टर बनता है, ऐसे भी उन्होंने क्या किया? स्टडी किया, समझा। और वो भी कौन से? पी प्लांट पे उन्होंने, ठीक है। और जब उन्होंने पाया कि एक टाइम में एक पेड़ को या एक टाइम पे ऐसे मल्टीपल पेड़ों को उन्होंने स्टडी करने के बाद में ये जाना कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिल रही है कि भाई ये जो पी प्लांट जो है ये बिल्कुल सही है। और इसके पीछे एक और रीज़न भी था, कैसा? कि ये जो है ना, ये साल भर में एक खेती निकल जाती है, इसकी 1 से 2 खेती निकल जाती है, ठीक है। और यही अगर चीज़ें वो इंसानों पे करता तो इंसानों की जो लिमिट है वो 70-80 साल तक के रहती है जीने की, ठीक है। जब तक कि वो एक ही स्टडी करता तो वो तो लंबा हो जाता, मतलब मर ही जाता सीधा, राइट। और पी प्लांट पे कैसा कि मतलब 1 साल में 1-2 तो खेती निकल जाती है, तो मतलब वो लिमिटेड टाइम में वो बहुत सारी स्टडी कर सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया पता है? कि जहाँ पर वो रहते थे, मतलब चर्च में रहते थे, तो चर्च में ही उन्होंने कुछ मतलब जगह पे उन्होंने पी प्लांट का एक गार्डन लगा दिया, और उस पी प्लांट के गार्डन पे ही वो क्या करना लगे? स्टडी करने लगे उस चर्च में ही, ठीक है। वैसे तो ये मैथमेटिशियन थे, लेकिन उन्होंने बायोलॉजिकल रिसर्च करके ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवाई। क्योंकि इन्हें जेनेटिक के बारे में आज जो भी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, चाहे वो मेल फीमेल से रिलेटेड हो या प्लांट से रिलेटेड हो, तो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए की जो अपन स्टडी करते, ये सब किसकी वजह से आप बता पा रहे हो? ये मेंडल के द्वारा बता पा रहे हो, समझा। तो ये जो ग्रेगर मेंडल जो है ये जेनेटिक के बारे में उन्होंने डिटेल स्टडी करवाया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। अब क्या ऐसे रीज़न थे, ऐसे कौन से कारण थे जहाँ पर मेंडल को जो है वो सक्सेस मिली? ऐसे कौन से रीज़न थे जहाँ पर मेंडल को सक्सेस मिली? ठीक है,
क्वेश्चन में आपके ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन अपने पुट किए, बोला था व्हाट आर द रीजन्स ऑफ मेंडल सक्सेस, ऐसे कौन से रीजन है मेंडल के सक्सेस होने के। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। ये पॉइंट हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखो क्या बोला है, पहला रीज़न क्या है, हिज एक्सपेरिमेंट वेयर केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व लार्ज सैंपल। देखो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट हवे में नहीं किया था, उसने पूरे तरह से प्लानिंग किया था। और आपको पता है कि हम जब भी कोई प्लानिंग के साथ में कोई काम करते हैं तो प्लानिंग के 100% चांसेस होते हैं वो काम बिल्कुल सक्सेस होने के, राइट। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया उन प्लांट पे बिल्कुल केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक प्लानिंग तरीके से किया। ठीक है ना, और वहाँ पर सिर्फ एक ही सैंपल को लेके नहीं, ऐसे कई सारे मल्टीपल सैंपल लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये कितनी अच्छी बात है, सोचो कि पूरी तरह से पहले ऐसा नहीं कि भाई पकड़ लिए प्लांट्स को और उसका क्रॉसिंग करवा के देख रहे, ऐसा नहीं। पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स पे रिसर्च किया, फुल प्रूफ प्लानिंग थी उनके पीछे की भी कि ये जो प्लांट्स अगर अपन ने लिए तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे टाइप के कैरेक्टर्स थे। ठीक है, उन टाइप के कैरेक्टर को अगर मैं किसी के साथ में क्रॉस करवाता हूँ तो मेरे को कैसे कैसे चीज़ें मिल सकती है। तो इसके लिए उन्होंने केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक प्लानिंग किया। और प्लानिंग जो किया उन्होंने, ठीक है, प्लानिंग तो किए तो बहुत सारे ऐसे एक ही सैंपल नहीं, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ सैंपल लिए स्टडी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये पहला रीज़न था इसका। ठीक है, हिज एक्सपेरिमेंट वेयर केयरफुली प्लान्ड, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो सावधानी पूर्वक प्लानिंग से किए थे उन्होंने। और जो सैंपल जो है वो लार्ज अमाउंट में मतलब बहुत सारे सैंपल लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 प्लांट पे उन्होंने कर लिए, नहीं, नंबर ऑफ प्लांट्स में उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स के सैंपल लिए उन्होंने और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, ये पहला रीज़न था इसका सक्सेस होने का। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, he carefully record the number of plants of each type and express his result as a ratio। क्या किया इन्होंने, जब इन्होंने प्लांट्स में मतलब जब इन्होंने प्लांट्स के पूरे तरह से उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करे, ठीक है ना, तो हर एक प्लांट को जब सपोज करो कि उन्होंने 8 प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे तो हर एक प्लांट को उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड करते गया। समझा, अब 8 प्लांट को उन्होंने मतलब 8 प्लांट की उन्होंने स्टडी करे तो उन्होंने रिकॉर्ड कर दिए, फिर दूसरे प्लांट की स्टडी किए फिर उसके रिकॉर्डिंग किए, फिर तीसरे प्लांट को किए फिर उसको रिकॉर्ड करके रखे, फिर चौथा प्लांट को किए फिर उसका रिकॉर्ड किए। मतलब जितने भी वो नंबर ऑफ प्लांट्स को स्टडी करते जा रहे थे तो उनके हर एक प्लांट्स की जो इंफॉर्मेशन निकल के आती थी, हर एक इंफॉर्मेशन को केयरफुली सावधानीपूर्वक क्या करते थे, वो रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, जैसे अगर वो इस प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे तो इन प्लांट के बारे में जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली उन इंफॉर्मेशन को क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, रिकॉर्ड करना मतलब उनके बारे में वो इंफॉर्मेशन लिख के रख देते। ठीक है, फिर दूसरे प्लांट्स को पकड़ते थे, फिर दूसरे प्लांट को पूरे फुल सावधानीपूर्वक फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते, फिर वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती वो इंफॉर्मेशन को फिर से रिकॉर्ड करते। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन को जो रिकॉर्ड करते तो वो रिजल्ट जो भी आता था, मतलब अगर इन पेड़ों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट तो आना था, तो रिजल्ट को उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किए, कैसे उन्होंने रिकॉर्ड किए, तो उन्होंने रेशो के फॉर्म में किए। कैसे, रेशो, जैसे 1:3:3:1। ठीक है, क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड अपन आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेशो लिया, जैसे 3:1। ठीक है, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप मतलब फिजिकल टाइप, बाहर से जो चीज़ें दिखाई देती है और जो अंदर से चीज़ें दिखाई देगी, तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप का एक रेशो बनाया और इन रेशो के फॉर्म में, ठीक है, इन रेशो के फॉर्म में उन्होंने एक्सप्रेस किया।
ठीक है, मतलब जो भी वो प्लांट्स पे स्टडी करते, हर एक ईच एंड एवरी प्लांट्स के जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती थी उन्हें वो रिकॉर्ड करते, और रिकॉर्ड को कैसे करते थे, वो रेशो के फॉर्म में करते थे। किसके फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में। और ये रेशो कैसे निकालते, वो जब आगे अपन क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है ना, तो क्रॉसिंग में मैं आपको बताऊंगा कि ये रेशो कैसे लाते हैं। ठीक है बच्चों, आप फिलहाल ये याद रखो कि भी एक रेशो नाम की भी कोई चीज़ है जहाँ पर वो नंबर ऑफ प्लांट को एक्सपेरिमेंट करके वो रिकॉर्ड करके वो एक्सप्रेस करते थे रेशो के फॉर्म में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द पी प्लांट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज। मतलब जब उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी किए तो वो पी प्लांट में देखे कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब अलग अलग टाइप के जो कैरेक्टर है उसको बड़े आसानी से रिकॉग्नाइज किए। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन के। पी प्लांट पे जब उन्होंने स्टडी किए तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब बहुत से अलग अलग टाइप के 7 टाइप के कैरेक्टर देखने मिलते, और 7 टाइप के कैरेक्टर को बड़े इजीली उन्होंने पहचानना स्टार्ट कर दिए। समझा, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और इजीली मतलब आसानी से। तो बड़े आसानी से उन्होंने हर टाइप के कैरेक्टर को पहचानना स्टार्ट कर दिए। समझा, और कंट्रास्टिंग का मतलब जो फिजिकली जो हम देख सकते, जैसे उसका कलर कैसा होगा, ठीक है, पॉट का कलर कैसा होगा, वो जो सीड का कलर कैसा होगा, ठीक है, उसका जो फ्लावर का कलर कैसा होगा, फ्लावर कहाँ पर लगा रहेगा। तो ये जो सारे जो कैरेक्टर जो है बड़े आसानी तरीके से उसने क्या कर दिया, उन्होंने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पहचानना स्टार्ट कर दिया। उन्हें बड़े आसानी से पहचान लिए सारे कैरेक्टर पी प्लांट के अंदर। समझा, तो ये भी ये सक्सेस होने का एक कारण था। ठीक है, चौथा पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव। और उन्होंने जब 7 टाइप के कैरेक्टर जब उन्होंने देखे कि 7 टाइप के कैरेक्टर हमें देखने मिल रहे हैं, तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट और रिसेसिव वाला, डोमिनेंस एंड रिसेसिव वाला। अब ये डोमिनेंस और रिसेसिव क्या होता है, चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि अपन बाद में उसको पढ़ने ही वाले हैं डिटेल्स में, पर अभी अब जब यहाँ पे टर्म्स आएगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि डोमिनेंस क्या होता है एंड रिसेसिव क्या होता है। देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जो मैंने आपको दिखाया, देखो ये जैसे ये जो सीड का जो शेप है, तो ये दिख रहा है राउंड, क्या दिख रहा है, राउंड, और ये कैसा दिख रहा है, रिंकल। तो ये बिल्कुल राउंड दिख रहा है, तो ये है डोमिनेंट, क्या है, डोमिनेंट, और ये क्या है, रिसेसिव। ठीक है ना, जैसे ये सीड का जो कलर है ये येलो है और ये ग्रीन है, ठीक है, ये बिल्कुल इन्फ्लेटेड है, बिल्कुल ये सीधी दिख रही है, और ये कैसे तो भी मतलब सिक्योरिटी टाइप की दिख रही है। ठीक है ना, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये येलो कलर दिख रहा है। मतलब ये कहना कि ये जो ऊपर वाली जो लाइन है, इन्होंने क्या किया कि भाई ये डोमिनेंट है, और ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये रिसेसिव है। तो इन्होंने ऐसे 2 जो टर्म्स है वो क्या किए, एक्सप्रेस किए। ठीक है ना, अब मान लो जैसे पेरेंट जो है ये टॉल है, ठीक है, और ठीक है ना, ये टॉल है, मान लो कि ये मेल टॉल है और फीमेल जो है ये डॉर्फ है। ठीक है, और इनका क्रॉसिंग हुआ, और इनके क्रॉसिंग जब हुआ तो बेबी जो हुआ वो कैसा हुआ, टॉल हुआ। ठीक है, बेबी कैसा हुआ, टॉल हुआ। तो जो फर्स्ट जनरेशन में जो बेबी हुआ, ठीक है ना, वो कैसा हुआ, टॉल। तो ये जो टॉल वाला जो है ना, ये है डोमिनेंट। क्या है बच्चों, ये डोमिनेंट। समझा कि भाई ये एकदम से टॉल हो गया, इसका मतलब ये डोमिनेंट। और अगर ये डॉर्फ रहता, छोटा सा हो जाता, तो ये होता रिसेसिव। क्या होता, रिसेसिव। तो मेंडल ने क्या किया, बड़े आसानी से डोमिनेंस और रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट को क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये सब क्या, ये ऊपर वाले पूरे डोमिनेंट है, और ये नीचे वाले जो दिख रहे हैं आपको पूरे क्या है, ये रिसेसिव है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बड़े आसानी से रिकॉग्नाइज किए, पहचान लिए कि भाई डोमिनेंट जैसे भी कोई एक चीज़ है और रिसेसिव जैसे भी कोई एक चीज़ है, उसको
हम आगे जो है डिटेल में स्टडी करने वाले डोमिनेंट और रिसेसिव की, ठीक है। पांचवा रीजन क्या है, द 7 डिफरेंट कैरेक्टर इन पी प्लांट वेयर कंट्रोल बाय अ सिंगल फैक्टर ईच, द फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम एंड दिस फैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बोलता है जो पी प्लांट में जो 7 टाइप के जो डिफरेंट जो कैरेक्टर दिखने मिल रहे हैं, ये जो पी प्लांट है और इस पी प्लांट में जो 7 टाइप के डिफरेंट जो कैरेक्टर देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो कंट्रोल करता है वो सिर्फ सिंगल फैक्टर करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, फैक्टर का मतलब होता है बेटा जीन। क्या होता है? जीन, ठीक है। लेकिन जब मेंडल ने जब ये स्टडी किया तो जीन जैसे कोई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी। तब जीन जैसे भी कोई चीज़ होती है पता ही नहीं था, बस उन्होंने बता दिया कि कोई तो भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। अब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रांसमिट हो रही है, तो उन चीज़ का नाम उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने नाम क्या दिया? फैक्टर दिया। क्या दिया? फैक्टर। और आगे चल के फैक्टर का नाम बदल के क्या किया गया? जीन। समझा? जो जीन जिसमें डीएनए में रहता है, ठीक है ना। और आपको पता है ये डीएनए जो रहता है वो क्रोमोसोम में रहता है, सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। और शायद आपको पता होगा कि मानव शरीर में जो डीएनए जो होता है, तो जो हर एक डिफरेंट जो कैरेक्टर है, जैसे हमारे बालों का कलर कैसा हुआ, हमारी आँखों का कलर कैसा हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जो है वो सिंगल डीएनए सिंगल कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल करता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है पता है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल फैक्टर मतलब सिंगल जीन जो है वो 7 टाइप के कैरेक्टर को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। जबकि हमारे इसमें क्या होता है कि हमारे इसमें अगर सिंगल जीन है, हमारे पास सिंगल जीन, जैसे बालों का अलग जीन रहेगा, मतलब बालों का अलग डीएनए रहेगा, बालों का अलग क्रोमोसोम रहेगा, राइट, आँखों का अलग रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अलग अलग रहेंगी, ठीक है। और हर एक अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग जीन जो है वो कंट्रोल करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि 7 टाइप के डिफरेंट कैरेक्टर को सिर्फ अकेला जीन जो है वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। और जो अकेला जो जीन है, जीन को अपन क्या बोल रहे हैं? फैक्टर। क्योंकि जब मेंडल ने इंट्रोड्यूस किया था फैक्टर, तो जीन इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी, जीन तो बाद में आया, पहले फैक्टर आया और बाद में फैक्टर को बोला गया जीन, ठीक है। तो जो फैक्टर जो है वो कहाँ पर लोकेट था? वो क्रोमोसोम पे। अब आपको पता है क्रोमोसोम ऐसा कुछ रहता है और यहाँ पर वो क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर लोकेट था वो जीन, समझा। और वो जो जीन जो है वो कहीं ना कहीं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था, समझा। कोई डाउट नहीं रखे। तब उन्होंने ये सब चीज़ें डिक्लेयर की कि भाई ऐसा कोई ना कोई तो ऐसा कोई चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, और उसका नाम दिया गया उन्होंने फैक्टर। और फैक्टर कहाँ पर लोकेट था? उसकी पोजीशन कहाँ पर थी? सेपरेट क्रोमोसोम पे थी, समझा। और अकेला यहाँ पर 7 टाइप के जो कैरेक्टर थे वो अकेला फैक्टर जो है उनको क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था, समझा। तो उन्होंने इतने जल्दी सारी चीज़ें पता लगा ली है, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर फिर बाद में मानव में भी पता चला कि भाई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा था? जीन का ट्रांसफर हो रहा था, समझा। लेकिन जीन पहले नहीं आया, पहले फैक्टर्स आया, ठीक है। और फैक्टर को बाद में नेम चेंज करके फिर क्या बताया गया? जीन बताया गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बोला था, एनालिस्ट 7 ट्रेट ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड स्टडी बाय मेंडल। मतलब आपको लिस्ट बताना है 7 टाइप के ट्रेड जो मेंडल के द्वारा जो स्टडी किया गया था। मेंडल ने जो 7 टाइप के जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर, तो 7 टाइप के जो ट्रेड्स उन्होंने जो सिलेक्ट किया था, ठीक है, वो आपको लिस्ट बताना है उसकी। तो भाई 7 टाइप का पहला क्या है? राउंड सीड वर्सेस रिंकल सीड्स, मतलब शेप ऑफ सीड। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सीड का जो शेप है, एक कैसा है? राउंड, और एक कैसा है? रिंकल। तो देखो राउंड सीड वर्सेस रिंकल सीड, ठीक है। ये आ गया आपका पहला ट्रेड,
ठीक है। दूसरा जो ट्रेट है वो क्या है, सीड का कलर, ठीक है। येलो कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो देखो येलो सीड वर्सेस ग्रीन सीड, किसका, सीड का कलर, ठीक है ना। फिर शेप ऑफ पॉड, देखो ये जो पॉड का जो शेप है, मटर फली का जो ऊपर का जो छिलका है उसे अपन पॉड कहते हैं। तो ये पॉड कैसा है, इन्फ्लेटेड, और इसका पॉड का जो शेप है वो कैसा है, कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है। तो देखो इन्फ्लेटेड पॉड वर्सेस कॉन्स्ट्रक्टेड पॉड, ठीक है। 14 जो कैरेक्टर आप जो दिख रहे हो वो है पॉड का कलर, ठीक है। 8 पॉड का कलर कैसा था, ग्रीन था, और 8 पॉड का कलर कैसा था, येलो। तो देखो 8 पॉड का कलर ग्रीन था और 8 पॉड का कलर क्या था, येलो, ठीक है। 5वां टाइप का कैरेक्टर क्या था, फ्लावर का कलर, ठीक है। एक फ्लावर का कलर जो था वो पर्पल था और एक कैसा था, वाइट का था, ठीक है। तो 5वां है कौन सा, कलर ऑफ फ्लावर, पर्पल फ्लावर वर्सेस वाइट फ्लावर, ठीक है। 6वें टाइप का जो कैरेक्टर है यानी ट्रेट जो है वो क्या था, फ्लावर के लोकेशन, ठीक है। फ्लावर एक एक्सिस पे था और एक टर्मिनल पे लगा हुआ था, मतलब एक्सियल फ्लावर वर्सेस टर्मिनल फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। और लास्ट है प्लांट की हाइट, ठीक है। तो एक टॉल था, एक डॉर्फ था, डॉर्फ मतलब शॉर्ट, ठीक है। तो टॉल हैबिट वर्सेस डॉर्फ हैबिट, ठीक है, मतलब ये हाइट ऑफ द प्लांट। तो ऐसे 7 टाइप के जो ट्रेट है ये लिस्ट आपके पास दिखी है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है बेटा। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको एक बार देख लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 1 पूरी तरह से एंड होता है। तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।